नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन से एक बार फिर अमर बहादुर सिंह आपके समक्ष चुनावी विश्लेषण के लिए मैं सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है और 7 चरणों में कुल चुनाव होंगे। मेरी दिलचस्पी हर लोकसभा की सीट पे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें रहेंगी लोकसभा की, और बाकी पूरे भारत की जो सीटें हैं उनका एक अलग से विश्लेषण या कह दीजिए कि सीट जो है कौन सी पार्टियाँ कितनी ली हैं, ये इसका एनालिसिस मैं बाद में करूँगा। अभी मैं आज उत्तर प्रदेश के चुनाव पे ये मेरा विश्लेषण है। जो देखिए, अगर आप किसी भी चुनाव में जाते हैं तो कुछ न कुछ उसके एक आधार होते हैं और उसी के आधार पे आप पार्टियों का आकलन करते हैं। जो सबसे नज़दीक का जो चुनाव है वो लोकसभा का 2019 है और विधानसभा का वो 2022 का है। 2019 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जितने भी अभी जो सर्वे आए हैं वो सब 2019 के चुनाव को देख करके कि लोकसभा में कितने प्रत्याशी किस पार्टी का कितना वोट पाया, उसी हिसाब से मेरा समझ में आया है कि ये लोग विश्लेषण किए हैं और कोई 75 सीट तो कोई 78 सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दे रही है। मेरा जो है थोड़ा यहाँ पे आकलन एक अलग तरीके का है, और वो ये कि जिस तरह से आंकड़ों को दिखाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 70, 78, 75 सीटें दिखाई जा रही हैं, हो सकता है चुनाव बाद ये संभव भी हो, लेकिन ये पूर्णतः ऐसा होगा ही, ये थोड़ा संशय का विषय है। उसके 2 कारण हैं। पहला ये तो जो ये 51 सीटों पर इन्होंने जो रिपीट किया है सांसदों का, उन सांसदों के प्रति लोगों की बहुत अच्छी राय नहीं है और कई सीटों पे लोग बहुत ही भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए कोस रहे हैं कि क्यों इन लोगों के इनको तिबारा टिकट दिया गया है। एक तो आम जनमानस का ये एक रोष अपने सांसदों के प्रति है, क्योंकि सांसद चुनाव लड़ रहा है, इसलिए पार्टी के अलावा सांसद को भी लोग देख करके वोट करते हैं। दूसरा जो मेरा ये विश्लेषण ये है कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें हर एक लोकसभा में जो सीटें विधानसभा की आती हैं उनका जब मैंने विश्लेषण किया तो मैंने ये पाया कि 47 लोकसभा ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी से हर एक लोकसभा में वो अधिक सीट पाई थी। तो ये तो माना जा सकता है कि 47 सीट जो है वो भाजपा की बहुत मजबूत सीटें हैं जो है। लेकिन शेष 33 सीट ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुल 5 विधानसभाओं का वोट मिला दी जाकर एक लोकसभा में, तो भाजपा से सपा का वोट जो है वो ज़्यादा है। तो 33 सीट जो है वो एक तरह से देखा जाए समाजवादी पार्टी की मजबूत किला हम कह सकते हैं। जो ये बात सही है कि लोकसभा का जब चुनाव होता है राष्ट्रीय स्तर पे होता है और राष्ट्रीय फलक पे जो नेता होता है उसके पक्ष में वोट पड़ता है, और मोदी इस मामला में भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हैं, उनके नेतृत्व में पूरी सरकार बनती है, उनकी एक अच्छी छवि भी है। तो आम मतदाता उनको देख करके कुछ वोट जो है वो विधानसभा से अपने यहाँ जो अन्य पार्टी को देता है वो जो है लोकसभा में भाजपा को चला जाता है। अगर इसको हम देख लें अगर, तो 33 सीटों में से 15-16 सीट अभी भी ऐसी हैं जो भाजपा के लिए वो एक बहुत ही टक्कर वाली सीटें हैं। जैसे कि मैं कुछ नाम बता देता हूं आपके पूर्वांचल में, जैसे आजमगढ़ की सीट है, घोसी की सीट है, लालगंज की सीट है, अंबेडकर नगर है। आप थोड़ा सा और अगर पश्चिम की तरफ चलिए, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, आपका ये बरेली, संभल, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, अलीगढ़, ये सब ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कंटेस्ट हो सकता है सांसद के टिकट को बंटवारा को देख करके जो है। तो उन 33 में एक जो प्रमुख जो सीट है और वो बहुत वही चर्चे की सीट है आजमगढ़। आज मैं वहीं से शुरुआत करता हूं, इसके बाद हम हर एक सीटों का विवरण आपको दे पाएंगे। आजमगढ़ लोकसभा सीटों का अगर
अगर आप पिछले 2004 से आकलन देखें अगर, तो इसमें समाजवादी पार्टी जब चुनाव जीती है तो उसका वोटों का जो परसेंटेज है वो 35% के आसपास रही है, और भाजपा जब भी जीती है तब उसका भी वोट 35% के आसपास रही है। जो है पिछले बार अब 2019 में सपा और बसपा जब दोनों एक साथ लड़े थे, उस समय उसका वोट जो है, अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े थे आजमगढ़ से, और उनका वोट 60.80 60.80% वोट जो है वो अखिलेश को मिला था। इसमें से अगर देखा जाए तो अगर 35% को अगर निकाल दिया जाए तो 25% बचता है। यह जो 25% वोट है ये बसपा का वोट है। और अगर हम लोकसभा को जातीय आंकड़े से भी देखें तो वहाँ पे करीब करीब 25% वो दलित हैं, 25-26 के आसपास है, SC/ST मिला के। ST तो बहुत कम है, 0.35% करीब कह लीजिए, और 25 दशमलव कुछ परसेंट जो है वो दलित हैं। दलित ये माने अनुसूचित जाति के लोग। तो ये 25% ये हैं, और 16% के आसपास मुस्लिम वहाँ पे वोटर है, और लब्बुलुआब इतने ही के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे यादव भी वोट है। तो ये यादव और ये मुस्लिम वोट जो परंपरागत जो समाजवादी पार्टी का वोट होता है, यही कोर वोट है। यही कोर वोट जो है 34% के आसपास जो है वो घूम फिर के रहता है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले बार जब 2019 का जब चुनाव हुआ तो उसमें चुनाव हार गई थी। 2022 में जब चुनाव हुआ तो 2019 से 22 में कम वोट पाई थी। 3,61,000 वोट 2019 में लोकसभा में नहीं हुआ पाए थे, जबकि जब बाई इलेक्शन हुआ तो उसमें वो 3,19,000 वोट पाकर के चुनाव जीत गए। और 2022 में जब चुनाव जीते तो उनका वोट परसेंटेज 34.89 के करीब आसपास, यानी 35 से कम था, जबकि 2019 में उनका वोट परसेंटेज 35.1%, 35% से ज़्यादा था। और धर्मेंद्र जी जो बाई इलेक्शन में हारे थे उनका भी वोट जो है वो 34 समथिंग था, जो इनसे थोड़ा सा कम था, और 8-10 हज़ार वोट से हारे थे। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो वोट है ये एकदम फिक्स है। फिक्स ये है कि 35% वोट भाजपा का है, 35% के आसपास वोट वो सपा का है, जो मुस्लिम और यादव का वोट है, 25% वोट जो है वो बसपा का वोट है। जब भी गुड्डू जमाली जब बसपा से लड़ते थे तो उनके पास 3% 4% वोट अलावा हो जाता था, यानी कि मुस्लिम जो है थोड़ा सा वोट कहने के लिए होता था। गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट वहाँ ज़्यादा देता था और गुड्डू जमाली को वोट कम देता था। तो 3-4% जो उनके मुबारकपुर वाला एरिया है उसमें पड़ता था। और इस तरह से देखा जाए तो 25 से लेकर के 28% बसपा कब तक इतिहास, आप पूरा अकबर अहमद डंपी से चुनाव अगर देख लीजिए तो उनका 28% के आसपास रहता है। जब चुनाव जीतते हैं तो वो भी जो 34% के पास आते हैं। इस बार भी हमें लग रहा है कि जो भी 37% 36% के आसपास वोट पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये लगे कि हाँ मतलब कि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत पड़ रही है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि नहीं निरहुआ जो भाजपा का कैंडिडेट है वो मजबूत हो रहा है। तो अगर आजमगढ़ लोकसभा की सीटों में विधानसभाओं को अगर देखें तो कुल 5 विधानसभा हैं, इसमें कि आजमगढ़, गोपालपुर, मुबारकपुर, मेहनगर, सगड़ी, ये 5 विधानसभाएं हैं। और इन 5 विधानसभाओं के जो 2022 के जो चुनाव हुए थे उसमें हर जगह जो है समाजवादी पार्टी के विधायक चुनाव जीते। और कुल वोट अगर टोटल कर दिया जाए तो 1,06,110 वोट जो है वो लोकसभा के स्तर पर देखा जाए तो विधानसभाओं को भाजपा को जोड़ दिया जाए तो दोनों के वोटों में अंतर जो है वो करीब 1,06,000 के आसपास था। अब यहाँ पे ये ध्यान देख देना है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ दारा सिंह चौहान भी नहीं थे, ओम प्रकाश राजभर भी नहीं थे। 1,06,000 वोट को अगर 5 विधानसभाओं में बांट दिया जाए तो ये होता है करीब करीब एवरेज 21,222 वोट, यानी कि हर विधानसभा में 21,222 वोट का लीड जो है समाजवादी पार्टी ने लिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है।
अब 21,222 वोट में हर विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर के कितने वोट और दारा सिंह चौहान के कितने वोट। निश्चित रूप से भाई हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में 7-8 हज़ार ओम प्रकाश राजभर के भी वोट होंगे जो है, और दारा सिंह चौहान के भी कुछ न कुछ वोट होंगे। तो ये हमको लगता है कि 21,000 का जो लीड है ये कुछ घट करके हमको लगता है 7-8 हज़ार का रह जाएगा। और 7-8 हज़ार का एक विधानसभा में लीड का मतलब कि अगर पांचों विधानसभाओं में देखिए तो 30-40 हज़ार का लीड समाजवादी पार्टी का अभी भी जो है वो रहेगा। लेकिन जब लोकसभा का जब चुनाव होता है तो ये अमूमन देखा जाता है कि 4-5% वोट जो है वो केंद्र को देख करके, मोदी को देख करके वोट शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो समाजवादी पार्टी का जो ये वोट बढ़ा हुआ वोट है ये उसमें कम हो जाएगा, और तब जा करके समाजवादी पार्टी और भाजपा एक तरह से नेक टू नेक हो जाएगा। और उसमें ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन बाजी मार ले जाएगा। इसमें एक फैक्टर और भी काम करेगा, जो मायावती का वोट है। मायावती के वोट बैंक, देखिए इस बार के चुनाव में मायावती को जिस ढंग से अखिलेश ने कांग्रेस से मिलने के लिए मना किया, मायावती अंदर अंदर समाजवादी पार्टी से बहुत चिढ़ी हुई हैं। और उनके जितने भी अपने एक तरह से देखा जाए तो की सीटें हैं, जो मजबूत सीटें हैं, जो अखिलेश की जो अति प्रिय सीटें हैं, उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। और इस लिहाज से देखा जाए अगर जो है तो हो सकता है कि बसपा का कुछ वोट, जो कोर वोटर है वो भी जो है वो धर्मेंद्र यादव को, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश को हराने के लिए भाजपा को कुछ न कुछ अंदर से वो जो है वोट शिफ्ट हो जाए। पहली बात ये वो हो सकता है। और दूसरी बात ये हो सकता है कि जिस तरह से गुड्डू जमाली बसपा से पिछले बार लड़े थे, वैसा ही कोई कैंडिडेट, कोई मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे फिर बसपा चुनाव लड़ा दे जो है, एक संभावना ये कही है। तब जो है धर्मेंद्र यादव का सीट जो है फंस जाएगी। तीसरी भी एक कंडीशन ये है, देखिए इस बार जो है वो ओवैसी की पार्टी AIM भी जितने भी 7-8 जगहें हैं उनका भी अपना चयन है। जहाँ भी मुस्लिम जो बाहुल्य जहाँ क्षेत्र जाती है वहाँ इस बार ओवैसी भी अपनी कैंडिडेट चुनाव उतारेंगे इसलिए कि अभी जब नगर पंचायत जो चुनाव हुए थे पिछले एक साल के पहले, तो देखिए वो कुछ जगहों पर जैसे मुरादाबाद हुआ, संभल हुआ, यहाँ पे उनके जनप्रतिनिधि चुनाव जीते और बड़े अच्छी मार्जिन में, और संभल में तो उनका नगर पंचायत शायद अध्यक्ष भी है जो है। तो इस ढंग से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और जो यंग जो लड़के हैं, मुस्लिम जो लड़के हैं, उनको जो है वो ओवैसी के फॉलोअर हैं, और वो वोट जो है वो जो करीब 18 से 25 वर्ष का जो उम्र के लड़के हैं ओवैसी को जो है वो लाइक करते हैं। और थोड़ा एक बदलाव मुसलमान में इस बार इस तरह से भी आ रहा है कि देखिए सारे लोगों को, सारे जो रुझान हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार जो है फिर से मोदी की बन रही है। तो इस बार मुस्लिम भी ये सोच रहा है कि जब सरकार बनी रहा है तो हमारे हक की जो बात करे, हमारे ईमान की जो बात करे, हम जो जिस वसूल पे चढ़ते हैं, या यूँ कह लीजिए कि शरीयत वगैरह की जो बात करता है, हम उसको क्यों ना वोट दें जो है, हम समाजवादी पार्टी को क्यों वोट दें, हम बसपा को क्यों वोट दें। कुछ इस तरह के भी वोटर हैं। और ये जो वोटर हैं उनको लगता है कि भाजपा को वोट दें, सपा को और बसपा को, वो सब एक ही जैसा है, हमारे हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। तो हमारी हक की लड़ाई अगर ओवैसी लड़ते हैं, हमारा मस्जिद गिरता है तो ओवैसी बोलते हैं, किसी मुसलमान के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो ओवैसी बोलते हैं, तो क्यों ना उनको वोट दिया जाए। तो एक ऐसा भी वर्ग है मुस्लिम में वोटर है जो कि इस नाम पर भी ओवैसी को वोट करेगा। तो अगर आजमगढ़ में ओवैसी भी किसी को खड़ा कर देते हैं तो मुस्लिम वोट जो है कटेगा। और सवाल सिर्फ 2-3% का है, जहां 2-3% वोट अगर कम हुआ तो धर्मेंद्र यादव की सीट फंस जाएगी। तो लबुलवाब अभी देखा जाए तो चुनाव एक तरफा नहीं है, एकदम फंसा हुआ है। कोई ये कह नहीं सकता है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। विधानसभा जो पांचों विधानसभा में जो मैंने नाम बताया था उसमें मेरा जो आकलन है कि 2 विधानसभा, गोपालपुर और मुबारकपुर, ये दोनों ही विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी की अच्छी बढ़त रहेगी। और 2 विधानसभा सगड़ी और मेहनगर, इसमें जो है वो भाजपा की लीड हो सकती है। आजमगढ़ जो है ये
आजमगढ़ का जो वोट होगा ये निर्णायक होगा। इसमें जो जितनी बढ़त बना ले जाएगा, जो बैलेंस करेगा, वही चुनाव अपने तरफ खींच लेगा। अब देखिए, चुनाव में दारा सिंह चौहान की भी इज्जत लगी होगी, ओम प्रकाश राजभर की भी लगी होगी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया है इन दोनों लोगों को, ये जो राज्य मंत्री बनाया है वो इसीलिए कि दोनों सीटें चुनाव जीतने हैं, और इसके लिए इन लोगों को अपनी गोलबंदी करनी होगी। अगर अपनी बिरादरी की भी गोलबंदी पूरी की पूरी कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र की सीट यहाँ पे फंस सकती है। वैसे ये पूरे इस बार का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, इस सबसे घमासान वाली सीट होने वाली है। और ताजुब की बात देखिए कि जब पहली लिस्ट निकली भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, उसमें आजमगढ़ की सीट डिक्लेयर नहीं हुआ। अभी संशय बन रहा था कि अखिलेश लड़ेंगे, धर्मेंद्र लड़ेंगे या शिवपाल जी लड़ेंगे, असमंजस था। यानी कि इस सीट पे भी अभी लोगों का उतना दावा मजबूत नहीं था, चुनाव जीतने के 100% चांसेस नहीं थे। नहीं तो पहली बार में ही डिक्लेयर हो गया था कि ये अखिलेश लड़ेंगे, धर्मेंद्र लड़ेंगे या शिवपाल लड़ेंगे। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी की जो कोर लीडर हैं, जो ऊपर का जो नेतृत्व है, अखिलेश, शिवपाल वगैरह, ये लोग जानते हैं कि यहाँ के आजमगढ़ की सीट निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसीलिए अंत में जब अभी जब लिस्ट निकली तो उन्होंने फिर से, एक बार हुआ था बदायूं से धर्मेंद्र लड़ेंगे, फिर धर्मेंद्र जी को के वहाँ पर शिवपाल भी नहीं लड़े, क्योंकि ये दोनों नेताओं को डर था कि अगर हम आजमगढ़ से हार गए अगर, तो फिर जो है एक बड़ी किरकिरी होगी। फिर से धर्मेंद्र यादव का नाम ले लिया गया कि धर्मेंद्र हारे या जीते, ये उनका अपना मसला है। तो लेकिन वो अपना उनका जो एक साख कह लीजिए अखिलेश यादव का, वो आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है। जितना मैनपुरी से उतना ही आजमगढ़ से है। और ये आजमगढ़ का चुनाव एक साख का बात बन गई है समाजवादी पार्टी के लिए। चुनाव आने तक हो सकता है कि अभी बदलाव होगा वहाँ पे, बसपा और ओवैसी का क्या कैंडिडेट होता है उसके रुख पर एक बार हम फिर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और चैनल और मेरे बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरा अगला वीडियो जो होगा ऐसे ही 33 सीटों के अलावा मैं फिर दूसरा एक सीट लेकर के आऊँगा, उस पर भी आपसे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।